उपनिवेशवाद की समझ। किसी एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करने को उपनिवेशवाद कहते हैं। वर्तमान कालखंड में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। भारत के इतिहास से हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ काल और स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों का उन विभिन्न क्षेत्रों पर शासन रहा है जो वर्तमान आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं। किंतु औपनिवेशिक शासन किसी अन्य शासन से पृथक, अलग और अधिक प्रभावशाली रहा है। इस वजह से जो परिवर्तन हुआ है वो अत्यधिक गहन और भेदभावपूर्ण रहा है। हमारा इतिहास असमानतापूर्ण व्यवहार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। इनमें कमज़ोर लोगों पर शक्तिशाली लोगों ने शासन किया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूंजीवाद के आने से पहले के साम्राज्य और पूंजीवादी दौर के शासन में गुणात्मक अंतर है। पूर्व पूंजीवादी शासक अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त कर सके जो उनके निरंतर शासन अथवा विरासत से व्यक्त होता है। कुल मिलाकर पूर्व पूंजीवादी शासक समाज के आर्थिक आधार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने परंपरागत आर्थिक व्यवस्थाओं पर कब्जा करके अपनी सत्ता को बनाए रखा। इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टे में बितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। जो बितानी उपनिवेशवाद था वो किस व्यवस्था पर आधारित था? पूंजीवादी व्यवस्था पर। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए, जिससे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार हुआ और उसे मजबूती मिली। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी नियमों को लें। ब्रितानी उपनिवेशवाद ने केवल भूमि स्वामित्व के नियमों को ही नहीं परिवर्तित किया, मतलब बदला नहीं, बल्कि यह भी निर्धारित किया कि किन फसलों का उत्पादन किया जाए और किन का नहीं। इसने उत्पादन क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा, मतलब उसको भी नहीं छोड़ा। इसने वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और उनके वितरण के तरीकों को भी बदल दिया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश पूंजीवादी के फैलाव के लिए जंगलों को भी प्रभावित किया, उस पर भी प्रभाव डाला। अंग्रेजों ने पेड़ों की कटाई और बागानों में चाय की खेती का आरंभ कराया। जंगल का नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून भी बनाए। इससे जंगल पर आश्रित जो गडेरिया थे वह ग्रामीण लोगों को उनके जीवन में परिवर्तन आए। नए औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत ग्रामीणों, चरवाहों व गडरियों का जंगलों में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जंगल से भेड़, बकरियां, गाय, भैंसों आदि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना दुर्लभ यानी कि कठिन हो गया। उपनिवेशवाद ने जन सामान के आवागमन को भी बढ़ावा दिया। भारत के एक भाग से दूसरे भाग में आना जाना चलता रहा। वर्तमान झारखंड राज्य से बहुत से लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए असम आए। उन्हीं दिनों बंगाल और मद्रास राज्य क्षेत्र में एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। इस मध्य वर्ग में वे लोग शामिल थे जिनको उपनिवेशवादी शासन ने देश के अलग अलग भागों से सेवा हेतु चुना था। इसके अतिरिक्त इस वर्ग में डॉक्टर तथा वकील आदि पेशेवर लोग शामिल थे। यहाँ इन सरकारी सेवाकर्मियों और व्यवसायियों का भी अत्यधिक आवागमन था, यानी कि आना जाना होता है। यह आवागमन भारत तक ही सीमित नहीं रहा। भारतीय मजदूरों एवं कुशल सेवाकर्मियों को उपनिवेशवादी शासन में जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित उपनिवेशों में भेजा। इनमें से कितने ही लोग तो जहाज़ पर ही रास्ते में मर जाते थे। जाने वाले लोगों में से कुछ तो कभी लौटकर वापस ही नहीं आए। वर्तमान में उन भारतीयों के वंशजों को भारतीय मूल का माना जाता है। विश्व के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं जो यथार्थ में भारत के उपनिवेशवादी शासन के दौरान उन देशों में गए। उपनिवेशवाद ने व्यवस्थित शासन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए। ये परिवर्तन वैधानिक, सांस्कृतिक अथवा वास्तुकला आदि क्षेत्रों में लाए गए। इस तरह उपनिवेशवाद बृहद मतलब बड़े एवं तीव्र रूप से लाए गए परिवर्तनों का विवरण था।
इनमें कुछ परिवर्तन तो अप्रकट रूप में थे, जबकि कुछ सुनियोजित तरीके से लाए गए थे। पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। लेकिन हम यह भी पाते हैं कि यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेश विरोधी चेतना का माध्यम बनी।